हेलो दोस्तों, स्वागत है आदर्श टीचिंग सेंटर में। मैं हूं चंद्रशेखर कुमार और आप देख रहे हैं 10th क्लास का आज विज्ञान का चैप्टर 2। इस वीडियो में हम लोग जो है पूरे का पूरा शॉर्ट्स नोट्स एकदम छोटा रूप में पूरा अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 टॉपिक्स बनेगा, एक अम्ल, दूसरा क्षारक और तीसरा लवण। तीनों के बारे में हम लोग एकदम शॉर्ट रूप में पूरा का पूरा कंसेप्ट जानने का जो है यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे पहला यहाँ पे एसिड के बारे में। ठीक है, हमें पहले क्या पढ़ना है? एसिड यानी अम्ल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम अम्ल पहले पढ़ेंगे। चलिए डिफिनीशन इसका जो हम लोग पढ़ेंगे गुण के आधार पे कि इस स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। ठीक है, ये जो है अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, यानी H+। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये है हाइड्रोजन आयन। ओके, चलिए इसी हाइड्रोजन आयन के कारण ही कोई विलयन अम्लीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सावर यानी खट्टा होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खट्टा होता है। बिल्कुल। चलिए तो हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टे हो, जो स्वाद में खट्टे हो, नीले लिटमस को लाल कर दे। ठीक है, नीले लिटमस को लाल कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। समझ रहे हैं ना? वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो और नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। बिल्कुल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पे देखना है अम्ल जो होता है, 2 तरह के अम्ल होते हैं। एक होता है प्रबल होता है, ठीक है, और दूसरा दुर्बल होता है। प्रबल जो होता है वह काफी मजबूत अम्ल होता है। ठीक है, और कमजोर दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, अगर जल के आधार पे अगर कहें, जल की मात्रा के आधार पे, तो भी जो है अम्ल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रबल अम्ल क्या है। ठीक है, तो जिसका पीएच मान एकदम जो है 6 से काफी निकट हो, ठीक है, या जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा हो, वो जो होता है आपका प्रबल अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो, हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम हो, वह क्या कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। ठीक है, आप जब पीएच स्केल देखेंगे तो उसमें 1 से 14 तक लिखा रहता है, बीच में 7 रहता है। ठीक है, तो 7 से नीचे आइएगा तो अम्ल होता है, 7 उदासीन होता है, ऊपर जाते हैं तो क्षार होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे 1 के करीब जो आइएगा नीचे, यानी 6 से नीचे आएंगे, 2, 3, 1 वाले जो है पीएच मान वाले वस्तु पदार्थ जो होता है ज्यादा अम्लीय होता है या प्रबल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम 4 से आगे बढ़ेंगे तो वह दुर्बल अम्ल कहलाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको मिल जाएंगे। HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये जो होता है काफी प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, चलिए दुर्बल अम्ल की बात करें तो CH3COOH, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है दुर्बल होता है। दूसरा लैक्टिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल,
ये सारी जो है दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सांद्र अम्ल, भाई देखेंगे सांद्र अम्ल क्या है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, जिस विलयन में आपको अम्ल की मात्रा ज्यादा और जल की मात्रा जो है कम मिले, ठीक है, वह कहलाता है सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जिसमें जल बहुत कम हो, ना के बराबर हो, केवल उसमें अम्ल हो, वह कहलाता है सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो यानी बहुत कम, ठीक है, जबकि जल अधिक मात्रा में हो। उसमें क्या होगा, जल की जो मात्रा होगा अम्ल से ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, तनु अम्ल कहेंगे। चलिए वेरी गुड, समझ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्षारक देखेंगे। ठीक है, क्षारक क्या है भाई, देखिए क्षारक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि जो अम्ल क्या था, स्वाद में खट्टा, तो क्षारक क्या है, स्वाद में कड़वा। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता था और क्षारक क्या करेगा, उसी लाल लिटमस को नीला कर देगा। ठीक है, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, OH माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हाइड्रा ऑक्साइड आयन क्लियर करता है कि कौन से विलयन में ज्यादा मात्रा में क्षारक उपस्थित है। ठीक है, चलिए क्षारक भी अगर बात करें तो प्रबल होता है और दुर्बल होता है। ठीक है, चलिए पहला देखेंगे प्रबल क्षारक। ठीक है, तो प्रबल क्षारक यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, क्षारक का पीएच मान क्या होगा, 7 से आगे की तरफ जाएंगे 14 तक। ठीक है, समझ रहा है ना भाई। तो 7 के जो ज्यादा करीब होगा वह प्रबल क्षारक होगा। ठीक है ना, और जो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा वह दुर्बल क्षारक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रबल क्षारक का देखे तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे जो है प्रबल क्षारक है। ठीक है, दुर्बल क्षारक की बात करें तो NH4OH हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षारक और क्षार में अंतर समझ लीजिए। अक्सर जो है हम कंफ्यूज होते हैं कि क्षारक और क्षार क्या होगा। ठीक है, तो जो स्वाद में, भाई ध्यान दीजिएगा, एक बार हम फिर से क्षारक की परिभाषा बता दे रहे हैं। जो स्वाद में कड़वे हो और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, और क्षार जो होता है वह जल में घुलनशील क्षारक होता है। ये देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को, जल में जो घुल जाए उस क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, अल्कली कहते हैं। ठीक है, जैसे NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये टोटल क्या है भाई, क्षार है। समझ लिए। चलिए क्षार और क्षारक में आशा करते हैं कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब ऐसा समझते हैं कि जो भी क्षारक है वह सभी का सभी क्षार नहीं हो सकता है। सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, वही क्षारक क्षार होंगे जो जल में घुलनशील होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लवण। अब लवण देख लेते हैं भाई। लवण साल्ट, जो हम लोग नमक खाते हैं। ठीक है, तो लवण क्या चीज है देख लीजिए। लवण अम्ल वह क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिएगा, अम्ल और क्षारक जब मिलता है तो ये बना देता है, क्या बनाता है भाई, लवण बनाता है, साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। अम्ल और क्षारक क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, साल्ट नमक। तो एक उदाहरण आपको दे दे यहाँ पे, NaCl। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सभी क्या है भाई, साल्ट है, नमक है।
अगर आप जाके दुकानदार से कहेंगे कि हमें NaCl दीजिए तो कोई समझेगा नहीं, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, साधारण नमक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सूचक। चलिए सूचक यानी इंडिकेटर्स, जो सूचना देता हो, ठीक है। अब किस चीज का सूचना ही देने वाला है तो बताएगा यह कि कौन अम्ल है, कौन पदार्थ क्षार है, ठीक है। चलिए देखा जाए, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, ठीक है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाता है। सूचक क्या है भाई? जिसपे कोई पदार्थ हम डालते हैं, कोई विलयन डालते हैं और उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है या गंध में परिवर्तन हो जाता है, तो वह बतलाता है कि कौन सा विलयन का प्रवृत्ति अम्लीय है और कौन से विलयन की प्रवृत्ति क्षारीय है। इसका काम यही है, ठीक है। तो सूचक का काम क्या है? यह बतलाना है कि कौन सा विलयन अम्लीय है या क्षारकीय है। किसके आधार पे? तो रंग और गंध परिवर्तन के आधार पे। किसके आधार पे बताएगा भाई? एक बार फिर से याद रख लीजिए, रंग और गंध परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। चलिए रंग और गंध परिवर्तन के आधार पे सूचक बतलाता है कि कौन सा विलयन या कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सूचक के प्रकार। भाई सूचक के प्रकार कौन कौन सा होगा, कितने तरह के सूचक होंगे? तो देखिए पहला आपका हो जाएगा प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम संश्लेषित सूचक। कृत्रिम मतलब समझ रहे हैं ना, अपने से जो बनाया हो, मानव निर्मित हो, ठीक है। गंधीय सूचक। चलिए तीन तरह के सूचक होते हैं। पहला चर्चा करेंगे प्राकृतिक सूचक क्या होता है। तो पहला प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? जो गॉड गिफ्टेड हो, ईश्वर के द्वारा बनाया गया हो, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, ठीक है। चलिए ये क्या होता है? पौधों में पाए जाते हैं। भाई ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस लीचेन के पौधा से निकाला जाता है, याद रखिए। लाल पत्ता गोभी के बारे में आप जान रहे हैं। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक सूचक हैं, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं कृत्रिम संश्लेषित सूचक। ये क्या है भाई? केमिकल है, रसायन है, ठीक है। ये रासायनिक पदार्थ है। जैसे कि बात करेंगे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फिथिलीन, ठीक है। ये सारे के सारे जो है रासायनिक पदार्थ है। मतलब जो रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं वह सूचक कृत्रिम सूचक कहलाता है, ठीक है। चलिए गंधीय सूचक की अगर हम बात करें तो ये बतलाता है भाई कि इस अपने गंध के माध्यम से बतलाता है कि कौन अम्लीय है, कौन क्षारकीय है, ठीक है। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जो है बताएगा आपको गंध के आधार पे कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन क्षार है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। चलिए ये कुछ जो प्रयोग आपके सामने दिख रहा है, चलिए ठीक है। सूचक देखेंगे, सूचक और रंग कैसा होगा, किस तरह से बदल जाएगा, किस रंग में, देख लेते हैं जल्दी से। प्राकृतिक सूचक की बात करें, लिटमस, ठीक है। रंग या गंध में परिवर्तन, अम्ल के साथ किस तरह का होगा भाई? लाल होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है लिटमस अम्ल के साथ कैसा होगा? नीले लिटमस को लाल कर दे जो अम्ल कहलाता है, ठीक है, तो उसमें लाल होगा। और वही लाल जब नीला हो जाता है तब समझिएगा कि वह जो है क्षारकीय माध्यम में बदल गया। लाल पत्ता गोभी का रस कैसा होगा भाई? लाल होगा, ठीक है। अम्लीय माध्यम में कैसा होगा? तो लाल होगा, और वही क्षारकीय माध्यम में गया तो हरा हो जाएगा। हल्दी की बात करें यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि वह अम्ल है, ठीक है ना, समझ रहे भाई। चलिए अब देखिए, अगर लाल हो जाता है तो क्या हो जाएगा भाई? क्षारकीय। याद करिए, जब किस कपड़े पर अगर सब्जी गिर जाता है
तो हल्दी का रंग उस पर चढ़ जाता है। जब भी हम डिटर्जेंट पाउडर यूज करते हैं तो वह हल्का लाल भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो डिटर्जेंट में क्षार उपस्थित रहता है, वही क्षार उसे क्या बना देता है? लाल बना देता है। क्लियर? समझ रहे हैं ना भाई? जो हल्दी पे अगर हम डिटर्जेंट डालें या कोई पदार्थ डालते हैं, ठीक है, अगर वह लाल हो जाता है तो समझिए कि वह पदार्थ क्या था? क्षार था, क्षारकीय था। समझ गए? चलिए चौथा देखेंगे, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। हाइड्रेंजिया के फूल का रस अम्लीय माध्यम में नीला होता है और वही क्षारकीय माध्यम में गुलाबी हो जाता है। जब गुलाबी हो जाए तो समझिए वह क्षारकीय है, नीला है तो क्या हो जाएगा भाई? वह जो है अम्ल है। ठीक है, चलिए कृत्रिम सूचक की बात करेंगे हम यहाँ पे। कृत्रिम सूचक, चलिए कृत्रिम सूचक यहां देख लेंगे। चलिए कृत्रिम सूचक पहला क्या है? फिनोल्फथेलीन। ये जो है अम्लीय माध्यम में कोई रंग प्रदान नहीं करता है, रंगहीन होता है। और गुलाबी किस माध्यम में हो जाएगा? क्षारकीय माध्यम में। ठीक है, मेथिल ऑरेंज की अगर बात करें तो वह अम्लीय माध्यम में लाल रहता है और क्षारकीय माध्यम में पीला हो जाता है। ठीक है, समझ रहा है ना? चलिए अगला है आपका गंधीय सूचक। भाई प्याज का रस ले लीजिए, वो जो है तीक्ष्ण गंध लगेगा कि नाक को जो है फाड़ दिया। ठीक है, तो समझिए कि वह अम्ल है और कोई गंध नहीं है तो वह समझिए कि क्षारकीय है। वैनिला, वैनिला की बात करें तो वह जो है समान गंध रहती है। ठीक है, अम्लीय माध्यम में समान गंध रहती है लेकिन क्षारकीय माध्यम में कोई भी गंध नहीं रहती है। ठीक है, लौंग का तेल तो समान गंध इसमें भी रहती है लेकिन क्षारकीय माध्यम में कोई गंध नहीं रहती है। ठीक है, चलिए अब जो है हम आगे देखेंगे अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण देखेंगे। कौन कौन सा रासायनिक गुण है तो आइए देखते हैं। चलिए अम्ल के साथ अलग होगा, क्षार के साथ जो है अलग होगा। ठीक है, तो अम्ल के साथ पहले देखते हैं। अम्ल के साथ जब धातु क्रिया करता है तो वह जो है क्या देता है? लवण, और साथ साथ क्या निकलता है भाई? हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और जिंक क्या है? धातु है। ये क्रिया करेगा तो जिंक क्लोराइड बना देगा जो लवण है। ठीक है, चलिए और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इस तरह का और सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। H2SO4 के साथ सोडियम ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे H2SO4 की बात करें अगर सोडियम के साथ, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या बनाएगा? Na2SO4 बनाता है, होल 2 बनाएगा। ठीक है, चलिए और इधर जो है बाहर H2 गैस बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्षार के साथ देखते हैं। आइए, जब क्षार के साथ धातु क्रिया करेगा तब क्या होगा? अम्ल के साथ धातु क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, क्षार के साथ भी धातु अगर क्रिया करे तो क्या बनाएगा? आइए चलिए, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की बात करें तो ये बना देगा आपका Na2, ठीक है, Na2ZNO, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसे? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। और हाइड्रोजन गैस अपना बाहर हो जाने वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, अगर एक क्रिया किया जाए इसके ऊपर तो क्या होता है? देखिएगा, पॉप टेस्ट जिसको बोलते हैं। पॉप सॉन्ग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, डीजे में बजता है, पट पट करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है, देखिए वो हाइड्रोजन गैस जो निकला उसके पास कोई भी जलता हुआ मोमबत्ती, अंगीठी कुछ भी ले जाइएगा तो वह पॉप ध्वनि के साथ जो है जलना प्रारंभ कर देता है, पट 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 करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये जो है टेस्ट ही दर्शाता है कि इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, यानी
पॉप ध्वनि के साथ जब जलना प्रारंभ हो जाए तो समझिएगा कि इसमें क्या है भाई, परख नली में हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप टेस्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, चलिए अब हम यहां पे पढ़ेंगे धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, अम्ल के साथ अलग और क्षार के साथ अलग। ठीक है, चलिए पहला देखेंगे, अम्ल और धातु कार्बोनेट क्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे HCl की बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड यानी प्लस चलिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट अगर क्रिया करता है तो बना देता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बनता है एक्वा स्थिति में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होगा, H2O का निर्माण होगा। ठीक है, अगर यही अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट क्रिया करता है, देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या अंतर है भाई? जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें हाइड्रोजन हो वह बाई, ठीक है, बाइकार्बोनेट बोला जाएगा, और जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सीधा कार्बोनेट बोलेंगे। एक चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे Na2CO3 सीधा है तो इसको क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोल दिए, लेकिन NaHCO3 है, हाइड्रोजन है इसमें, तो क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। ये क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, CO2 बाहर होता है, जल बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे जो चूना का पानी निकलता है उसको हम टेस्ट करते हैं। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हम उसका जांच कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। चलिए चूने के पानी का टेस्ट, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी पहले वाले प्रयोग में देखें हम लोग, एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पे जो धातु का कार्बोनेट होगा और बाइकार्बोनेट होगा उसका जो है क्षार के साथ कोई क्रिया नहीं होगा, कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा कार्बोनेट के साथ। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्षार की कोई अभिक्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देख लेते हैं हम चूने के पानी का टेस्ट कैसे करेंगे। आइए, तो जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है, अगर उसको चूने के पानी से प्रवाहित किया जाए तो वह पानी किस तरह का हो जाता है भाई? दूधिया हो जाता है, मिल्की व्हाइट। किस प्रकार का हो जाता है? मिल्की व्हाइट हो जाता है, समझिए। ठीक है, जो ऊपर वाले प्रक्रिया में, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ उसको अगर हम चूना के पानी में डाल देंगे तो किस प्रकार का हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूना जल का, ठीक है, अगर उसमें हम CO2 मिला दें तो वह बनाता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और जलवाष्प जो होता है, जल जो होता है बाहर निकल जाता है। ठीक है, चूना मार्केट से लाते हैं और उसमें जल मिला देते हैं, ठीक है, और उसको सफेदी कर देते हैं दीवारों पे। कुछ दिन के बाद क्या होता है या कुछ घंटों के बाद होता है कि उससे जल जो है वाष्पित होकर के बाहर निकल जाता है और बचता क्या है? एक पपड़ा तैयार हो जाता है, पपड़ी जिसको बोलते हैं, एक परत तैयार हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? चूना पत्थर। आप समझ रहे हैं ना? चूना पत्थर का सूत्र कोई पूछता है तो क्या हो जाएगा? CaCO3 इसे, ठीक है, ये जो सफेद अवक्षेप यहाँ पे बन रहा है यही जो है क्या है? चूना पत्थर है, या इसी को जो है आप संगमरमर भी
कह सकते हैं। क्या है भाई, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। संगमरमर का सूत्र या चूना पत्थर का सूत्र पूछे या कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 हो जाएगा। चलिए क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जब हम अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो क्या बनाएगा भाई, देखिए ये बना देता है CaCO3 में अगर जल है और कार्बन डाइऑक्साइड और डालेंगे तो ये बनाएगा CaHCO3 का होल 2, जो है विलयन है, जलीय विलयन है, जो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। ठीक है, चलिए अब अम्ल एवं क्षारक की परस्पर क्रिया देखते हैं। आइए, चलिए देखिए, तो अम्ल क्षारक, अम्ल जोड़ क्षारक, अम्ल और क्षारक क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ठीक है, पहले भी हम इसे बताए हैं कि अम्ल और क्षारक क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज ध्यान देंगे, अम्ल और क्षारक जो क्रिया करता है और लवण जल का निर्माण करता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। भाई ध्यान दीजिए कि जब भी अम्ल में क्षारक मिलाएंगे तो दोनों उदासीन हो जाता है और लवण और जल का निर्माण होता है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चेहरे पर तेजाब फेंक दे, हाँ त्वचा पे तेजाब गिर जाए, ठीक है, तो वहां पे आप चूना मल दीजिए। चूना क्या होता है, क्षारक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी अम्ल कभी त्वचा पे गिरे तो वहां पे हम क्षारक अगर प्रयोग कर देंगे तो वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, यानी अम्ल का प्रभाव जो होता है खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, क्रिया करके क्या देगा, NaCl और H2। ठीक है, यानी साल्ट का और जल का निर्माण होगा। और ये जो साल्ट होगा किस तरह का होगा, अम्लीय लवण इसको बोलते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक क्रिया करे तो क्या बनाएगा, अम्लीय लवण तथा जल बनाता है। वहीं दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक क्रिया करता है तो क्षारीय लवण होता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक क्रिया करेगा तो अम्लीय लवण का निर्माण होगा और दुर्बल अम्ल प्रबल क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो वह क्षारीय लवण और जल का निर्माण करेगा। वहीं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, ठीक है, ये दोनों काफी मजबूत है तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो उदासीन लवण का निर्माण होता है, सबके साथ जल का निर्माण होगा। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक कमजोर कमजोर मिलेगा तब भी क्या हो जाएगा, उदासीन लवण होगा, उदासीन लवण का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, तो धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो भी क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड क्या होता है भाई, वह जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, और अधात्विक जो होगा किस तरह का होगा, तो वह जो है अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्रिया करता है CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड, तब क्या बनाता है CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड बनाएगा और इसके साथ जल का निर्माण होगा। चलिए, तो कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का
रंग जो है किस तरह का हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए धात्वीय ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके इसीलिए जो है लवण और जल बनाते हैं। चलिए ठीक है, ये आपका उदाहरण दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए टोटल पढ़ेंगे एक ही वीडियो में, आज हम इस 2 चैप्टर को समाप्त करेंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो डाल चुके हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन आज हम कोशिश किए हैं कि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर कर दे, ताकि इधर उधर से वीडियो आपको खोज कर देखना ना पड़े। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हैं अधात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पे पढ़ना है अधात्विक ऑक्साइड और क्षार की क्रिया। तो अधात्विक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। क्योंकि हमने अभी बात किया कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसलिए अम्ल और क्षार क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, लवण जल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक क्रिया करेगा तो किस तरह का जो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट लवण का निर्माण कर देगा और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक, अब बात करना है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक की। ठीक है, चलिए जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन, एक यहां पे ध्यान देकर के सुनेंगे कि अगर जो है अम्ल में जल की उपस्थिति ना हो तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, जल की उपस्थिति अगर ना होगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा और जो है करंट का उत्पादन यानी विद्युत धारा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, करंट उत्पादन नहीं हो सकता है। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो जवाब आपका क्या होगा, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। विद्युत का सुचालक क्यों होता है, तो अम्ल का जलीय विलयन जो है इसलिए विद्युत का सुचालन करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अम्ल का जलीय विलयन जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए जो है इसका जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, चलिए आगे। H+ आयन H3O+ यानी हाइड्रोनियन आयन के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। H+ H2O, ये देखिए H3O+ बना देता है। HCl + H2O H3O+ और Cl- बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन आयन क्या होगा, वो जो है H3O+ यानी हाइड्रोनियन आयन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन आयन, और क्षारक क्या उत्पन्न करता है भाई, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए। NaOH है, यहाँ पे जल की उपस्थिति में सोडियम प्लस OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। याद रखेंगे, एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, तो नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, जो जल में घुल जाए उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सभी क्षारक, ठीक है, सभी क्षार क्षारक होते हैं। जितने भी क्षार होंगे वह सभी क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते।
सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होता है। बात समझ रहे हैं ना? सभी क्षार क्षारक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्षार जो है क्षारक से निकलता है, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं, इसीलिए कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। याद रखिए कि कभी भी अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए और इसे लगातार हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया जो है अत्यंत उष्माक्षेपी होता है, काफी तीव्र होता है, ज्यादा मात्रा में उष्मा निकलता है। अगर इससे बाहर अगर अम्ल या क्षार निकला तो आपके त्वचा को जला सकता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक प्रयोग के द्वारा आपको दिखाया गया है कि कभी भी जल को आप अम्ल में नहीं डालेंगे। याद रखिए, अम्ल कभी नीचे नहीं होगा, अम्ल ऊपर होगा, जल नीचे होगा। ठीक है, अगर अम्ल में जल डालेंगे तो वह गलत भी है, बिल्कुल गलत है, यहाँ खतरा हो सकता है। लेकिन जल में अगर हम अम्ल को मिलाए तो यह बिल्कुल सही वे है। ठीक है, कभी भी अम्ल या क्षारक को जल में मिलाना चाहिए। ऐसे समझिए कि जल कहाँ पे होगा? हमेशा नीचे होगा। जल कहाँ होगा? नीचे होगा, और अम्ल या क्षारक कहाँ पे होगा भाई? ऊपर होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए कि ये जो है अभिक्रिया काफी तीव्र होता है, उष्माक्षेपी होता है, मतलब उष्मा ज्यादा मात्रा में निकलता है। अगर इससे बाहर थोड़ा भी अगर अम्ल आ जाता है, त्वचा पे पड़ता है, तो वहीं पे त्वचा को जला सकता है। कांच का अगर बर्तन होगा तो टूट सकता है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं कि जल को अम्ल में डालने से क्या क्या हो सकता है। मिश्रण असफलित होकर बाहर आ सकता है। ठीक है, अगर जल को अम्ल में हम डालते हैं तब क्या होगा? वह जो है बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है, हमने इसको बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। ठीक है, ये जो है अम्ल की क्रिया है, और यही धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर क्रिया करेगा तो भी जो है लवण जल बनाता है। ठीक है, चलिए, अगर धातु बाइकार्बोनेट के साथ हो तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। क्षारक के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल का निर्माण होगा। आगे देखिए, और धातु कार्बोनेट के साथ क्या बनाएगा? लवण और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ जल भी बनाता है। चलिए, अब क्षारक की अभिक्रिया देखेंगे। क्षारक की अभिक्रिया देखिए, ये जो है अगर धातु के साथ करेगा तो ये क्या क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो भी लवण और जल ही बनाएगा। अगर धातु कार्बोनेट की बात करें, बाइकार्बोनेट की, तो जो है क्या बनाता है? धातु कार्बोनेट के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं। ध्यान देंगे कि क्षारक जो है धातु कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट दोनों के साथ कोई क्रिया नहीं करता है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर अम्ल के साथ इसका क्रिया करा दे तो भाई लवण और जल का निर्माण कर देगा। ठीक है, चलिए अब अम्ल और क्षारकों में कुछ समानता होता है, देख लेते हैं। आइए, अम्लों व क्षारकों में समानता है। सभी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक हाइड्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अम्ल जो होता है सभी विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक जो होता है हाइड्रा ऑक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। क्लियर? चलिए, जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी अम्ल और क्षारक को हम जल में डालते हैं तो उस प्रक्रिया को तनुकृत करना कहा जाता है। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि अम्ल या क्षारक को जल में मिलाने की क्रिया को तनुकरण कहा जाता है। ठीक है, जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है।
ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे यहाँ से क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। ठीक है, किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन और OH- हाइड्रो ऑक्साइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हमें एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी सार्वभौम सूचक, और ये जो होता है अनेक सूचकों का जो मिश्रण होता है। ठीक है, यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। ऊपर हम जो है सूचक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। पीएच स्केल क्या होता है एक बार देख लीजिए। पीएच स्केल वह स्केल होता है जिस पर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापते हैं। ठीक है, देखिए पीएच स्केल किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी जो वर्ड्स है, पी शब्द है, सॉरी लेटर है, उसका मतलब क्या है? पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति होता है। इसका मतलब क्या होता है भाई? पावर होता है। यहाँ जो पी वर्ड्स दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस स्केल में अगर हम बात करें तो स्केल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम देख लीजिए 1 से लेकर के होता है 14 तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से 14 तक होता है। बीच में 7 होता है, 7 इधर लास्ट 14 होता है और यहाँ 1 से शुरू होता है। क्लियर? चलिए पीएच मान अगर 7 जो है तो उदासीन विलयन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कलर हम बदल देते हैं यहाँ से। देखिए अगर पीएच मान 7 हो तो वह विलयन क्या है? उदासीन है। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से कम हो जाए, 7 से नीचे अगर आते हैं तो वह होता है अम्लीय होता है। क्या होता है भाई? अम्लीय होता है। ठीक है, अगर 7 से ऊपर जाते हैं तो वह क्या होता है? क्षारीय होता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, और यह जो है आपको हम बता दिए कि ये जो है कहाँ से होता है? 0 से 14 तक पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें दुर्बल और प्रबल अम्ल जान लेते हैं। 1 से 6 के बीच, 1 और 6 तक जो है कौन होगा प्रबल और कौन होगा दुर्बल? तो एक चीज देखिए, यहाँ आप ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन आयन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ रहा है वह अम्ल क्या होते जा रहा है? प्रबल होते जा रहा है। और हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे कम होगा वह क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन तो प्रबल अम्ल होगा, अगर कम होगा तो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह क्षार देखेंगे, क्षार की देख लेते हैं। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार, इसमें भी OH- यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है कि बढ़ा हुआ है, तो वह प्रबल क्षार कहलाएगा। जैसे जैसे कम होगा वह क्या होगा? दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। ठीक है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, इधर जो है बढ़ती हुई क्षारकीय प्रवृत्ति। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए 7 से नीचे है तो अम्लीय, 7 से ऊपर गए तो क्षारकीय, 7 है तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है भाई? क्या महत्व है पीएच का? यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति का क्या महत्व है दैनिक शक्ति में? आइए देखते हैं। पहला, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच है तो वह सामान्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा देखेंगे कि वर्षा के जल की पीएच मान जब
5.6 से कम हो जाती है, 5.4 हो जाए, 5.3 हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्योंकि 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा भाई, अम्लीय होगा, तो जिसे हम लोग जो है अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसी अम्लीय वर्षा के कारण आज जो है मृदा की जो है मिट्टी की गुणवत्ता कम होते जा रहा है, मिट्टी प्रदूषित होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अब एक चीज यहाँ देख लीजिए, मिट्टी की पीएच, मिट्टी का पीएच हमने अभी चर्चा किया। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। देखिए, मिट्टी का पीएच अगर 7 से कम यानी 6 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा भाई अम्लीय। तब तो जो है गड़बड़ है, अम्लीय हो गया, तब इसमें क्षारक मिलाया जाएगा। तो अब चूना देखते हैं भाई, मिला दिया जाता है, चूना मिला दिया जाता है, चूना क्षार होता है, अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा और मिट्टी जो है सामान्य रूप में आ जाएगा और वह कार्य अपना सामान्य रूप से करता रहेगा। अब चलिए हम अपने शरीर की बात करते हैं, मानव शरीर की बात करें यहाँ पे अपने पेट की। ठीक है, तो हमारे शरीर में, हमारे पेट में होता है कि HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमेशा स्रावित होते रहता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। देखिए, अगर जो है यहाँ पे देखिए, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करता है। अपच, अब जब खाना खा लेते हैं ज़्यादा, पेट में गैस हो जाता है, बदहजमी हो जाता है, पचता नहीं है, जिसको अपच कहते हैं। उस कंडीशन में आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो है पेट में अम्ल का निर्माण होने लगता है और पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है। ठीक है, जिससे आजकल जो हम लोग नया रूप दिए हुए हैं, गैस बन गया है। ठीक है, जिसे कहते हैं गैस बन गया है। तो इस दर्द से मुक्ति के लिए क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, जो कि एक क्षारक है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब ये जो है क्षारक जाएगा पेट में, तब क्या करेगा, अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा और पेट जो है साफ, पेट से जो है दर्द खत्म हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांत भी जो है आपका क्षय हो जाता है। कहते हैं ना, दांत जो है सड़ना शुरू कर देगा, गलना शुरू हो जाएगा। क्यों, आइए चर्चा करते हैं। चलिए, ये देख पा रहे हैं आप लोग, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है। पीएच जो होता है, मुंह का पीएच 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि दंत वल्क, जिसे एनामेल बोलते हैं, कैल्शियम फास्फोट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में कभी नहीं घुलता है। ठीक है, लेकिन मुंह का अगर पीएच 5.5 से अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि उस पे अम्ल का परत चढ़ जाएगा और वह धीरे धीरे दांत को क्या करेगा भाई, बैक्टीरिया आपको जो है संचारित करेगा, उसको क्षय करता हुआ चला जाता है, बर्बाद कर देता है, सड़ गल जाता है। ठीक है, जिससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, दंत मंजन का प्रयोग करते हैं। लिखा होता है दंत मंजन पे तुलसी, बबूल, नमक, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित रहता है। ये सारी जितना हम नाम रखे हैं वो जो है क्या होता है भाई, ये जो होता है पेस्ट आपका क्षारकीय होता है। समझ रहे हैं ना, क्षारकीय होता है। चाहे वह रामदेव बाबा का प्रयोग कर रहे हो, वह कोलगेट का प्रयोग करे, चाहे किसी भी कंपनी का पेस्ट आप यूज करिए, दंत मंजन प्रयोग करिए, सभी में क्षार उपस्थित रहता है, जो आपके दांतों के अम्ल को खत्म करता है, दांत के ऊपरी परत का अम्ल हटा देता है और वह क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, साफ हो जाता है, अम्ल का प्रभाव खत्म हो जाता है, दांत आपका जो है क्षय होने से बच जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। चलिए, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है, फॉर्मिक अम्ल जिसको कहते हैं। एक चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए कि वह जो है अपने डंक में फॉर्मिक अम्ल रखता है, वह आपके ब्लड में छोड़ देता है, जिससे आपको दर्द होना, जलन होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
अगर वहाँ पे डंक मारे गए जगह पे हम क्षार का प्रयोग करें अर्थात बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो वह जो है अम्ल के प्रभाव को खत्म करता है, दर्द खत्म हो जाता है। एक पौधा है, देखिए नेटल नाम का एक पौधा है, ये भी जो है डंक मारता है भाई, इसमें रोआ टाइप का होता है, ठीक है, रोम होता है, बाल जो है इसका मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। अब ये देखिए इसका इलाज कैसे होगा, जहाँ पे नेटल पाया जाता है उसी स्थान पे एक डॉक पौधा होता है, याद रखिएगा। नेटल पौधा जो है कौन सा अम्ल छोड़ देता है रोम के रूप में, मेथेनोइक अम्ल छोड़ देता है, ठीक है। अब इसका इलाज कहाँ खोजना है, तो उसके बगल में ही ये जो है प्रकृति का देन है कि एक डॉक पौधा उगता है, ठीक है। डॉक पौधा होता है जिसको आप तोड़ करके उसके पत्ती को वहाँ पे रगड़ दीजिएगा तो उसका जो है अम्ल का प्रभाव खत्म कर देता है और दर्द आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए लवणों का पीएच भी देखा जाए। अभी तो यहाँ पे अम्ल और क्षार का पीएच हम लोग देख चुके, अब देखेंगे लवण का पीएच मान। देखिए आइए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक ये क्या बनाता है, उदासीन लवण बनाता है जिसका पीएच क्या होगा भाई, 7 होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिले तो उदासीन लवण, या दुर्बल अम्ल मिले दुर्बल क्षारक मिलता है तो भी वह जो है उदासीन लवण बनाता है, ठीक है। चलिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलेगा तो अम्लीय लवण बनाएगा जिसका पीएच 7 से क्या होगा, 7 से कम होगा, ठीक है। प्रबल क्षारक होगा, दुर्बल अम्ल होगा तो क्षारकीय लवण बनाएगा जिसका पीएच 7 से क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। चलिए अब यहाँ पे साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से रसायन का जो है यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आप प्राप्त कर लें। चलिए साधारण नमक से पहले सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। चलिए सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड ये जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। याद रखेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है, वह टूट करके सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इसका उपयोग क्या क्या है देखते हैं। इसका उपयोग, चलिए पहला उपयोग है H2, इसमें हाइड्रोजन जो आएगा ईंधन मार्गरीन है। Cl2 की बात करें तो जल साफ करने में काम आता है। PVC, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में यहाँ पे क्लोरीन काम आ जाता है। इस्पात की सफाई करना हो, औषधि बनाना हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी, ठीक है, काम में आ जाएगा। NaOH सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाना हो, कागज बनाना हो तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड काम में आ जाता है, ठीक है। चलिए Cl2 और NaOH अगर मिला दिया जाए तो विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। अब विरंजक चूर्ण का काम क्या है, तो घरेलू विरंजन में आ जाता है, ठीक है, और वस्त्र विरंजन में भी यानी वस्त्र बनाने में भी इसका काम आता है विरंजक चूर्ण का, ओके। चलिए अब इसका निर्माण कैसे होगा विरंजक चूर्ण का, तो CaOH का होल 2, ठीक है, शुष्क बुझे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल बोलिए इसको, इस पर अगर क्लोरीन का क्रिया कराया जाए तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए CaOH का होल 2 अगर क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो CaOCl2 काओ कल कल भी बोलते हैं, CaOClCl, ठीक है, एक जो है ऐसे भी कोष्ठ में घेर सकते हैं या CaOCl2 भी लिख सकते हैं। इसको काओ कलकल यानी विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ठीक है। आइए इसका उपयोग देखते हैं। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लाइनेन के विरंजन के लिए जो होता है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के माजा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में काम होता है। अगर जल को साफ करना हो, कीटाणुओं को मारना हो तो रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। चलिए दूसरा देखते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या होगा भाई, तो बेकिंग सोडा का देखेंगे यहाँ पे। आइए बेकिंग सोडा का उपयोग देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए NaCl
प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल मिलाया जाए तो वह बनाता है NH4Cl प्लस NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए चाहे बेकिंग सोडा बोलिए, ये जो है एक दुर्बल क्षारक होता है। ठीक है, ये जो है खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। इसको जो है गर्म करेंगे तो NO2CA3 और जलवाष्प बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है बेकिंग सोडा का? देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग पहला बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, टार्टरिक अम्ल भी जो है प्रयोग में किया जाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। देखिए, अब इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, इसी के कारण जो है पाव, रोटी स्पंजी हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है? तीसरा देखेंगे, यह एंटासिड का एक संघटक है। एंटासिड का एक संघटक है, समझ रहे हैं ना? एंटासिड का जो है संघटक है, यानी एंटासिड का मतलब हुआ प्रति अम्ल, जो अम्ल के प्रभाव को खत्म करता हो। चलिए अगला देखेंगे, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। अग्निशामक में भी, आग बुझाने में भी किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, धोने का सोडा, सूत्र वगैरह भी याद रखेंगे। धोने का सोडा क्या होता है? देखिए, Na2CO3 10H2O, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग क्या है भाई? तो इसका उपयोग है कांच, साबुन, कागज उद्योग में बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में, यानी जिसका नाम आप लोग जो सुने होंगे सुहागा। ठीक है, बोरेक्स का निर्माण यानी सुहागा के उत्पादन में भी होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। अगर जल को क्या कठोरता दूर करना हो जल का, तो भी जो है इसका उपयोग आप कर सकते हैं। जल को की कठोरता को दूर करने के लिए धोने का सोडा का उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। ठीक है, चलिए डॉट का मतलब आप यहाँ पे इंटू गुना नहीं समझेंगे। ठीक है, ये गुना नहीं होता है, इसका मतलब होता है, डॉट का मतलब एडक्ट, जिसका मतलब होता है जोग। ठीक है, क्या होता है? जोग होता है। इसको याद रखिएगा, हर जगह मिलेगा। चलिए जिप्सम को 373 केल्विन पर, जिप्सम को ध्यान रखेंगे कि जिप्सम को जब भी हम, जिसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। ठीक है, चलिए यह सफ़ेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस प्रदान करता है। यहाँ पे इसका जो है आप इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका उपयोग देखते हैं। चलिए इसका उपयोग क्या है? तो पहला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। हाथ पैर टूट जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करता है। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा, इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। घर में प्लास्टर हो जाता है तो वह जो है खुरदरा होता है, जिसे चिकना बनाने के लिए वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। या और तरह के डिजाइनिंग करना हो, खिलौने बनाना हो, फूल बनाना हो, तो वहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, क्रिस्टलन का जल। ठीक है, तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण इसका देख लीजिए। चलिए CuSO4 5H2O में क्रिस्टलन के जल के कितने अणु हैं? तो 5 अणु हैं। यहाँ पे 10 अणु हैं, यहाँ कितने हैं? 2 अणु हैं। ठीक है, चलिए
.H2O या 10H2O, हाफ H2O, ये सब लिखा रहता है। तो वहीं पे जो बगल में दिया रहेगा वहीं क्रिस्टलन का अणु हो जाएगा, जल का अणु हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछा हुआ है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल में डालने से क्या होता है, तो आप क्रिया करा सकते हैं कि अंडा का छिलका जो होता है किसका बना होता है, CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस तरह का जो है देखिए सारे के सारे जो हम पढ़ा दिए, आप क्वेश्चन अपना खुद से कर सकते हैं या हमें कमेंट करिए और हम आपको जो है अपना मास्टर नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके और फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, चलिए अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह फुल वीडियो लेकर अच्छे कंसेप्ट के साथ।